नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्रीय वित्त मंत्री ने वस्तु और सेवा कर परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति ने वर्ष 2021-22 में श्रेयस योजना के तहत निधि के कम उपयोग को रेखांकित किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। रुपया व्यापार निपटान तंत्र में 4 देशों ने रुचि दिखाई। और प्रधानमंत्री ने मेघालय के शिलोंग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की। जीएसटी परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। व्यापार को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132 के तहत उल्लिखित कुछ अपराधों को गैर अपराध घोषित करने की सिफारिश की गई है। इन अपराधों में किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकना या उसमें बाधा डालना, महत्वपूर्ण साक्ष्य को जानबूझकर विकृत करना और जानकारी प्रदान करने में विफलता आदि शामिल है। अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। साथ ही कंपाउंडिंग राशि को कर राशि के 50% से 150% की वर्तमान सीमा से घटाकर 25% से 100% के बीच कर दिया गया है। अपराध की कंपाउंडिंग का मतलब है कि अभियोजन का सामना करने की बजाय मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करना। इसके अलावा इस बैठक में दाल के छिलके पर जीएसटी को शून्य कर दिया गया है। पहले इस पर 5% जीएसटी लगता था। साथ ही एथिल अल्कोहल पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। लेकिन कई मामलों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जैसे कि तंबाकू और गुटखा पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई विचार नहीं हुआ है। साथ ही करदाताओं के साथ विवादों के निपटान के लिए अधिकरण की स्थापना पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 279A(1) जोड़कर की गई है। इसका उद्देश्य जीएसटी से संबंधित अलग अलग मुद्दों को हल करना है। जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। इसके सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष के तौर पर, केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री सदस्य के तौर पर, इसके अलावा प्रत्येक राज्य सरकार के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति ने वर्ष 2021-22 में श्रेयस योजना के तहत निधि के कम उपयोग को रेखांकित किया है। श्रेयस यानी स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अन्य समुदायों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के घटकों की बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए टॉप क्लास एजुकेशन की व्यवस्था है, जिसके तहत एससी समुदाय के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा घटक है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। इसमें एससी, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति, भूमिहीन कृषि मजदूर और पारंपरिक कारीगर समुदाय के विद्यार्थियों को विदेशों में परास्नातक स्तर के कोर्स और पीएचडी कोर्स में दाखिला लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तीसरा घटक है एससी समुदाय के विद्यार्थियों के लिए नेशनल फेलोशिप। इसके तहत एससी विद्यार्थियों को भारतीय विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए एमफिल या पीएचडी जैसे कोर्स में दाखिला लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा एससी और ओबीसी समुदाय के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग की भी व्यवस्था है। इन समुदायों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाता है। संसदीय समिति के मुताबिक श्रेयस योजना की निधि का 3 कारणों से कम उपयोग किया गया है। टॉप क्लास जो संस्थान है उनके द्वारा दस्तावेज जमा नहीं किए गए। इसके अलावा एनएफएससी कोर्स में शामिल होने या जारी रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम रही है। यहाँ एनएफएससी से मतलब है एससी समुदायों के विद्यार्थियों के लिए नेशनल फेलोशिप। साथ ही निशुल्क कोचिंग के संबंध में सूचीबद्ध संस्थानों ने संपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए हैं। श्रेयस को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। इसमें केंद्रीय क्षेत्र की 2 योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें शामिल है नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी और ओबीसीज तथा ईबीसीज विद्यार्थियों के विदेश में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की डॉक्टर अंबेडकर ब्याज सब्सिडी योजना।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। ये खबर पेपर 2 के टॉपिक केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि देश के पूर्वी क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्ति की ओर है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में तेजी लाने की जरूरत को भी बताया। मादक पदार्थों की तस्करी एक वैश्विक गैर कानूनी व्यापार है। इसमें ऐसे नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन, वितरण और बिक्री शामिल है जो मादक पदार्थ निषेध कानून के तहत प्रतिबंधित है। भारत मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि ये दक्षिण एशिया में अवैध मादक पदार्थों के व्यापार के 2 सबसे बड़े स्रोतों के बीच स्थित है। ये 2 स्रोत हैं गोल्डन क्रिसेंट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, तथा गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें कि म्यांमार, थाईलैंड और लाओस शामिल हैं। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि ड्रग्स तस्करी वाले इलाके अत्यधिक दुर्गम हैं। सीमा पारीय लोगों के साथ निर्जातीय आधार पर मजबूत एकता देखी गई है। केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ज्यादा बेरोजगारी और शिक्षा का अभाव है। फिल्मों के माध्यम से मादक पदार्थों की कुसंस्कृति को बढ़ावा दिया जाता रहा है। आपको बता दें कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इन 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। इसमें उत्तरी परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ आते हैं। वहीं मध्य परिषद के अंतर्गत छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। पूर्वी परिषद में बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिमी परिषद के तहत गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली आदि आते हैं। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल हैं। देश को नशा मुक्त बनाने के लिए भारत का त्रिस्तरीय दृष्टिकोण है। इसके तहत संस्थागत ढांचे को मजबूत करने पर बल दिया गया है, जिसमें कि सीमावर्ती और तटीय राज्यों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोन्स का निर्माण और उन्हें अपग्रेड करना शामिल है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग कानूनों के प्रवर्तन के लिए प्रमुख नोडल एजेंसी है। इसके अलावा 21 राज्यों ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन किया है। दूसरे स्तर के तहत सभी नारकोटिक्स एजेंसियों का सशक्तिकरण और उनके बीच समन्वय स्थापित करना शामिल है। एनसीबी के तहत NCORD के माध्यम से नारकोटिक्स समन्वय तंत्र की स्थापना की गई है। गिरफ्तार मादक पदार्थ संबंधी अपराधियों के डेटाबेस के लिए निदान पोर्टल शुरू किया गया है। तीसरा स्तर है मादक पदार्थों की तस्करी और उपयोग को रोकने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान। इसके तहत एनसीबी ने ड्रग डिस्पोजल अभियान शुरू किया है और जून 2022 से 1.5 लाख किलोग्राम से ज्यादा मादक पदार्थों को नष्ट किया है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। रुपया व्यापार निपटान तंत्र में 4 देशों ने रुचि दिखाई है। RTS यानी रुपी ट्रेड सेटलमेंट तंत्र में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए डॉलर और अन्य बड़ी मुद्राओं की बजाय रुपए का उपयोग किया जाता है। हाल ही में ताजिकिस्तान, लग्जमबर्ग, क्यूबा और सूडान ने भारत के साथ RTS तंत्र के संबंध में वार्ता शुरू की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने RTS तंत्र की स्थापना जुलाई 2022 में की थी। इसे यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद स्थापित किया गया था। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण दुनिया भर में रुपए की विश्वसनीयता बढ़ाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम है सीमा पार लेन देन की इनवॉइसिंग और निपटान में रुपए के उपयोग को बढ़ाना, अनिवासी भारतीयों को वित्तीय परिसंपत्तियों या देयताओं या व्यापार योग्य शेष रुपए में रखने की स्वतंत्रता। इसके अलावा रुपए के अंतर्राष्ट्रीय लाभ के लिए भुगतान संतुलन को स्थिर रखने के लिए अपेक्षाकृत कम विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत होगी। बाहरी आघातों और मुद्रा जोखिमों के खतरे में कमी आएगी। भारतीय उद्यमों की सौदेबाजी की क्षमता में वृद्धि होगी। लेन देन की लागत में कमी आएगी। डॉलर की कमी या प्रतिबंधों का सामना कर रहे देशों के साथ व्यापार करने में सुगमता आएगी। साथ ही रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण में भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि घरेलू मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता और स्वतंत्रता में कमी आने से ये नीति और जटिल हो सकती है। विदेशी मुद्रा भंडार की अभिवृद्धि में कमी आएगी, क्योंकि भंडार परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी धीमी होगी। अन्य मुद्राओं के सापेक्ष रुपए की विनिमय दर में अस्थिरता आएगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कौन से उपाय किए गए हैं। इसमें रुपए में सीमा पार उधार की अनुमति दी गई है। वर्ष 2014 से रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड और मसाला बॉन्ड की शुरुआत की गई। भारतीय कॉर्पोरेट को विदेशों में रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी गई। इसके अलावा रुपए में व्यापार निपटान की भी व्यवस्था की गई। जुलाई 2022 में सबसे बड़ा कदम ये उठाया गया कि RBI ने विशेष वोस्ट्रो खातों के माध्यम से रुपए में व्यापार निपटान की अनुमति देने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क जारी किया था। साथ ही मुद्रा विनिमय का उपाय भी किया गया। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 से संयुक्त अरब अमीरात
और सार्क सदस्य देशों सहित अन्य देशों के साथ करेंसी स्वैप से संबंधित 23 समझौतों पर सहमति बनी है। साथ ही अन्य उपायों में एशियन क्लियरिंग यूनियन में क्षेत्रीय व्यापार निपटान के लिए घरेलू मुद्राओं के उपयोग की संभावनाओं की खोज की जा रही है। घरेलू रुपया ब्याज दरों और मुद्रा बाजारों को विदेशी रुपया बाजारों से जोड़ने के लिए अनुकूल स्थिति बनाई जा रही है। इसके अलावा प्राथमिक डीलरों को बाजार तरलता में सुधार के लिए विदेशी मुद्रा बाजारों में बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा रही है। अगली खबर पूर्वोत्तर परिषद से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने NEC के 50 साल पूरे होने पर पूर्वोत्तर के विकास के लिए 8 स्तंभों पर कार्य करने पर बल दिया है। ये स्तंभ हैं शांति, बिजली, पर्यटन, 5G कनेक्टिविटी, संस्कृति, प्राकृतिक कृषि, खेल और क्षमता निर्माण। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए और भी कई पहलें आरंभ की गईं, जैसे कि एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट और एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट नीतियों की घोषणा की गई। पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल PM डिवाइन की घोषणा की गई। इस पहल से अवसंरचना निर्माण, रोजगार के अवसर पैदा करने आदि क्षेत्रों में प्रगति प्राप्त होगी। इसके अलावा असम में लोहित नदी पर देश के सबसे लंबे ढोला सदिया पुल का निर्माण किया गया है। भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और अगरतला अखौरा रेल परियोजना का निर्माण किया गया है। पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। केंद्रीय गृह मंत्री NEC के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पिछले 8 वर्षों में NEC की उपलब्धियों की बात करें तो उग्रवादी समूहों की हिंसक घटनाओं में 74% कमी आई है। सुरक्षा बलों पर हमलों की घटनाओं में 60% की कमी आई है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। पांडा टास्क फोर्स। हाल ही में पांडा टास्क फोर्स ने राज्यों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में अलग अलग समुदायों को शामिल करने के बारे में अनुशंसा की थी। इस पर विपक्षी दल के सांसदों ने सरकार से कुछ प्रश्न किए हैं। पांडा टास्क फोर्स का गठन वर्ष 2014 में किया गया था। पांडा टास्क फोर्स ने देश भर के 40 से अधिक ऐसे समुदायों की एक व्यापक सूची तैयार की है जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। पांडा टास्क फोर्स की व्यापक सूची में की गई सिफारिशें हैं: तमिलनाडु में पुलियन समुदाय, आंध्र प्रदेश में कोंडा कुमारी समुदाय, ओडिशा में कंधा कुमार, जोडिया और अन्य पर्यायवाची नामों वाले समुदाय, चुक्तिया, भुंजिया, मनकिडिया, पोरजा आदि। अगला टॉपिक है INS मोरमुगांव। भारतीय नौसेना पोत मोरमुगांव को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। मोरमुगांव स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है। ये P-15B वर्ग का दूसरा विध्वंसक युद्धपोत है। ये सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से सुसज्जित है। इसमें एक आधुनिक निगरानी रडार लगा है जो हथियार प्रणालियों को लक्षित डेटा प्रदान करता है। ये परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध स्थितियों में लड़ने में सक्षम है। इसका संचालन 4 शक्तिशाली गैस टरबाइन करते हैं। ये 30 समुद्री मील से अधिक की प्राप्ति करने में सक्षम है। P-15B श्रेणी के विध्वंसक पोत में 72% पुर्जे स्वदेशी स्तर पर निर्मित किए गए हैं। ये उनके पूर्ववर्तियों P-15A और P-15 से ज्यादा है। अगला टॉपिक है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन का विषय एक विशाल बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण था। सम्मेलन में 5 P's यानी कि पीपल, लोग, पॉलिसी नीति, प्लान योजना, प्रोग्राम यानी कार्यक्रम और प्रोजेक्ट यानी परियोजना के मानचित्रण और अभिसरण के चयनित पहलुओं पर बल दिया गया था। इस शिखर सम्मेलन के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय नदी रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता पर सभी हितधारकों के बीच आम सहमति बनी हुई है। ये रूपरेखा नदी की स्वच्छता, प्रक्रिया और उत्तरदायित्व की निगरानी के लिए मानदंड निर्धारित करेगी। इसमें जल से संबंधित मुद्दों में आधिकारिक सूचना के आदान प्रदान के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाएगी। ताल छापर काला हिरण अभ्यारण्य। राजस्थान उच्च न्यायालय ने ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को कम करने वाली किसी भी तरह की कार्रवाई पर पूर्ण निषेध का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह आदेश अभ्यारण्य की रक्षा के उद्देश्य दिया है। न्यायालय ने ताल छापर के आसपास के क्षेत्र को जल्द से जल्द पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की औपचारिकताओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया है।
ये अभ्यारण्य राजस्थान में थार के मरुस्थल और प्रसिद्ध शेखावटी क्षेत्र के कुछ हिस्से में स्थित है। ताल राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ होता है समतल भूमि। ये भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ बड़ी संख्या में काले हिरण पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य की भूमि लगभग वृक्ष विहीन, लवणीय और समतल है। आमतौर पर यहाँ देखे जाने वाले प्रवासी पक्षियों में हैरियर, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, शॉर्ट टोड ईगल, लिटिल ग्रीन बी ईटर्स आदि शामिल हैं। अगला टॉपिक है अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली यानी CCTNS। हरियाणा पुलिस को अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली के कार्यान्वयन में सभी प्रमुख राज्यों की पुलिस में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है। CCTNS राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य पुलिस की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक तथा एकीकृत प्रणाली तैयार करना है। ये प्रणाली ई-गवर्नेंस के सिद्धांत पर आधारित होगी। CCTNS को 99% थानों में लागू कर दिया गया है। CCTNS में 100% प्राथमिकी प्रत्यक्ष रूप से दर्ज की जा रही है। इस प्रणाली को वर्ष 2009 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अनुमोदित किया था। अनुकूलक उद्विकास के एकाधिक संकेत। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी IISER भोपाल के शोधकर्ताओं ने एक शोध किया है। इस शोध के मुताबिक MSA उद्विकास वाले 1 दर्जन से अधिक जीन बरगद और पीपल के वृक्ष के दीर्घकाल तक जीवित रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दोनों वृक्ष प्रजातियां फाइकस कुल से संबंधित हैं। लगभग 0.8 मिलियन वर्ष पहले दोनों वृक्ष प्रजातियों की संख्यात्मक वृद्धि बाधित हुई थी। तब इस बाधा की प्रतिक्रिया में MSA उद्विकास के साथ ये जीन उत्पन्न हुए थे। MSA यानी कि मल्टीपल साइंस ऑफ एडेप्टिव इवोल्यूशन। इनमें से अधिकांश MSA जीन जैविक और अजैविक दबाव प्रतिक्रियाओं के प्रति सहनशीलता से संबद्ध है। इससे पादपों को पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। अगला टॉपिक है वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लास रिपोर्ट 2022 जारी की है। ग्लास यानी ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम। ग्लास रिपोर्ट को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। इस रिपोर्ट के उद्देश्य हैं रोगाणुरोधी प्रतिरोध की निगरानी को बढ़ावा देना, AMR को नियंत्रित करने के लिए रणनीतियों का सुझाव देना। 2022 की रिपोर्ट में वर्तमान तक के वैश्विक AMR और रोगाणुरोधी उपभोग डेटा का सारांश दिया गया है। ये रिपोर्ट ग्लास के अगले चरण में रणनीतिक और ठोस कार्रवाइयों के माध्यम से साक्ष्य आधारित उपाय लागू करने का सुझाव देती है। इससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की रोकथाम के प्रयासों की सीमाओं और उनमें व्याप्त कमियों को समाप्त किया जा सकेगा। AMR के अंतर्गत एक लंबी अवधि में किसी जीवाणु, वायरस, कवक और परजीवी में परिवर्तन होता है। इससे इन जीवों पर दवाओं का कोई असर नहीं होता है और इसकी वजह से इनके द्वारा फैले किसी संक्रमण का उपचार करना कठिन हो जाता है। और अगला टॉपिक है भारत में वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन। संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिक शोध पत्रों के प्रकाशनों में भारत की वैश्विक रैंकिंग में सुधार हुआ है। अब भारत 7वें स्थान से 3रे स्थान पर आ गया है। भारत में वर्ष 2010 में प्रकाशित 60,555 शोध पत्रों की तुलना में वर्ष 2020 में 1,49,213 शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रणाली से ये पता चला है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 से 20 की अवधि के दौरान कुल शोध कार्यों के लिए वित्त पोषण में मात्र 45.4% का योगदान दिया था। इसके बावजूद भी IITs, CSIR, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र के अधीन अन्य संस्थानों ने इसी अवधि के दौरान कुल शोध कार्यों में 67.5% का योगदान दिया था। इनकी तुलना में अन्य संस्थानों, जिसमें कि निजी और राज्य सरकारों के अधीन संस्थान शामिल हैं, इन्होंने अधिक व्यय के बावजूद कुल शोध कार्यों में मात्र 1/3 का योगदान दिया है। अगला टॉपिक है वाटर वर्ल्ड। खगोलविदों को इस तथ्य के प्रमाण मिले हैं कि केपलर 138c और केपलर 138d वाटर वर्ल्ड हैं। ये लाल वामन तारे की परिक्रमा करने वाले 2 एक्सोप्लैनेट्स हैं। इन दोनों एक्सोप्लैनेट्स के एक बड़े हिस्से में जल होने का अनुमान लगाया गया है। ये एक्सोप्लैनेट्स पृथ्वी से 218 प्रकाश वर्ष दूर लायरा नामक तारामंडल में स्थित हैं। दोनों ग्रह सौर मंडल में पाए जाने वाले किसी भी अन्य ग्रह से अलग हैं। हालांकि केपलर 138c और केपलर 138d पर प्रत्यक्ष रूप से जल का पता नहीं चला है। इसकी बजाय खगोलविदों ने ये निष्कर्ष निकाला है
कि इन एक्सोप्लैनेट्स के आयतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऐसी सामग्री से बना होना चाहिए जो शैलों से हल्की हो लेकिन हाइड्रोजन या हीलियम से भारी हो। सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रह को एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। अगला टॉपिक है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। IHRC को वर्ष 1919 में एक अखिल भारतीय मंच के रूप में स्थापित किया गया था। IHRC अभिलेखों के प्रबंधन और ऐतिहासिक शोधों के लिए इनके उपयोग से जुड़े सभी मुद्दों पर अभिलेखों के रचनाकारों, संरक्षकों और उपयोगकर्ताओं का एक प्रमुख मंच है। ये राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधीन है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति मंत्री करते हैं। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। इसमें 134 सदस्य शामिल हैं। इनमें भारत सरकार की एजेंसियां, केंद्र सरकार के नामांकित व्यक्ति, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के अभिलेखागार, विश्वविद्यालयों और विद्वान संस्थानों के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। आयरलैंड, यहाँ की राजधानी डबलिन है। भारतीय मूल के लियो वराडकर दूसरी बार आयरलैंड के तीसक चुने गए हैं। तीसक यानी कि प्रधानमंत्री। आयरलैंड पश्चिमी यूरोप का द्वीपीय राष्ट्र है। ये ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में अवस्थित है। ये ग्रेट ब्रिटेन के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। आयरलैंड के पश्चिम में अटलांटिक महासागर और आयरिश सागर से घिरा हुआ है। आयरिश सागर इसे पूर्व दिशा से इंग्लैंड से अलग करता है। आयरलैंड का लगभग 5वां भाग यानी उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। आयरलैंड का उच्चतम बिंदु कैरन टू हिल, सबसे बड़ी नदी शेन्नॉन नदी और सबसे बड़ा द्वीप एकिल द्वीप है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।